स्टूडेंट्स में काफिर देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। तो उस समय फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि PQR इस प्रकार का एक त्रिभुज है यानी ट्रायंगल है कि सो दैट इट इज सच दैट PQ बराबर PR है। RS तथा QT क्रमशः रिस्पेक्टिवली भुजाओं साइड्स PQ तथा PR पर माध्यिकाएं मीडियंस है। यदि माध्यिकाएं RS तथा QT समकोण पर यानी राइट एंगल पर प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, तो PQ डिवाइड QR होल स्क्वायर क्या होगा? PQ डिवाइड QR होल स्क्वायर क्या होगा? 3/2, 5/2, 2 and 4। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये ट्रायंगल PQR लेना है, त्रिभुज PQR लेना। ये हमारा हो गया त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR, ट्रायंगल PQR, त्रिभुज PQR, ट्रायंगल PQR। अब इसमें ये PQ बराबर PR है, ये PQ बराबर P है, ये दोनों भुजाएं दोनों साइड इक्वल है। आगे बोला है देखो RS तथा QT क्रमशः भुजाओं PQ तथा PR पर माध्यिकाएं किसे देखो RS तथा QT ये दोनों भुजाओं पर माध्यिकाएं है मिलत। यहाँ पर ये माध्यिकाएं हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। कितनी पड़ेगी? पहले RS, R यहाँ पर है, मतलब ये हो गई हमारी माध्यिका RS, RS, माध्यिका RS। दूसरी माध्यिका QT, मतलब ये हो गई QT, यहाँ पर T आएगा, QT, ये QT माध्यिका QT। आगे बोला है देखो ये दोनों माध्यिकाएं समकोण पर प्रतिच्छेद करके राइट एंगल पर कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, मतलब ये भी एंगल 90 का होगा, ये भी एंगल 90 का होगा, ये भी एंगल 90 का होगा, ये भी एंगल 90 का। हर जगह एंगल 90 90 90 90 90 90 90 90 का ही होगा। अब यहाँ पर देखो 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 हमें ये PQ डिवाइड QR, PQ डिवाइड QR होल स्क्वायर का वैल्यू आउट कर। देखो ये PQ डिवाइड QR होल स्क्वायर का वैल्यू आउट करना है, कैसे निकले? यहाँ पर देखो देखो सीख लो। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद करके रखना है, एक सूत्र रिमेंबर करके रखना है। मतलब यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी ट्रायंगल में दो माध्यिकाएं यानी 2 मीडियंस 90 पर कट कर रहे, प्रतिच्छेद कर रहे। देखो यहाँ पर ऐसे केस में देखो ये PQ का वर्ग प्लस ये PR का वर्ग इक्वल बराबर 5 टाइम्स QR का वर्ग होता है। फिर से देखो यदि किसी ट्रायंगल में दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 पर कट कर देंगे, तो यहाँ पर ये PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ये QR स्क्वायर होता है। मतलब देखो जिस भुजाओं पर माध्यिकाएं है, जिस साइड
पर मीडियन है, उन दोनों भुजाओं के वर्ग का एडिशन करना है। और ये किसके बराबर होगा? देखो ये जिसके ऊपर माध्यिका नहीं है उसके वर्ग के 5 टाइम्स के बराबर होते हैं, 5 गुने के बराबर। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। आगे therefore देखो यहाँ पर देखो हमें पता ही ये कि ये PQ बराबर PR है, ये PQ बराबर PR है, PQ बराबर PR है। मतलब कि हम PQ की जगह पर PR भी लग सकते हैं, यानी ये PR की जगह पर ये PQ भी लिख सकते हैं। पर यहाँ पर हम क्या लिखे? तो हमें भी देखो यहाँ पर PQ चाहिए, देखो PR नहीं चाहिए, हमें PQ चाहिए, PR नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पर PR बराबर ये PQ लिखना पड़ेगा, ये PR इक्वल टू PQ लिखना पड़ेगा। आगे देखो यहाँ पर ये PQ स्क्वायर है, PQ स्क्वायर प्लस PR की जगह पर हमने PQ ही लिखा था, यहाँ पर फिर से PQ का स्क्वायर आएगा, वर्ग आएगा, और इधर 5 टाइम्स QR का वर्ग है। तो आगे देखो यहाँ पर ही ये एक बार PQ का वर्ग प्लस एक बार PQ का वर्ग, कुल टोटल देखो 2 बार 2 टाइम्स PQ का वर्ग आएगा। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, काउस नहीं लिखेंगे, देखो 2 बार PQ का वर्ग आएगा, इधर इक्वल बराबर 5 टाइम्स QR का वर्ग है। तो आगे therefore देखो यहाँ पर हमें ये निकल, ऊपर हमें PQ चाहिए, नीचे QR चाहते हैं। देखो यहाँ पर इधर PQ का वर्ग डिवाइड ये QR का वर्ग बराबर ये 5/2 होगा, 5/2 का। फिर से देखो यहाँ पर ये PQ का वर्ग डिवाइड ये QR का वर्ग 5/2 होगा। मतलब ये QR को हम इधर लाए और 2 को हम इधर लाए, यानी कि दोनों बट्टा में आएगा, नीचा में आएगा। आगे therefore इसलिए अतः देखो यहाँ पर ये जो PQ स्क्वायर डिवाइड QR स्क्वायर इसके बराबर PQ डिवाइड QR होल स्क्वायर होगा, पूरे का वर्ग होगा। मतलब कि अंश को भी वर्ग लगा हुआ है और हर को भी वर्ग लगा हुआ है, न्यूमरेटर को भी स्क्वायर लगा है एंड डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर लगा है। देखो यहाँ पर हम इसे पूरे के वर्ग के फॉर्म में लिखे, ऑल के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि हम वर्ग करके डिवाइड करें चाहे डिवाइड करके वर्ग करें, ये दोनों इक्वल ही होता है, और इक्वल बराबर यहाँ पर ये 5/2 है। मतलब कि देखो ये PQ डिवाइड QR ऑल स्क्वायर बराबर 5/2 होगा, दैट इज 5/2 होगा, 5/2। देखो ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प होगा। अब यदि यहाँ पर देखो यहाँ पर आप देखो ये PQ की जगह पर PR भी लिख सकते हो। देखो ये PQ की जगह पर आप PR भी लिख सकते, देखो दोनों इक्वल है, समान है। इसलिए मतलब यदि पूछा होता कि PR डिवाइड QR पूरे का वर्ग बराबर क्या होगा, तो यही आंसर आता, सेम आंसर आएगा आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबीसी एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, माध्यिका मीडियंस सीडी और डी एक दूसरे ईच अदर को ऊपर काटती है, कट करती है, तो ट्रायंगल ओडीई का क्षेत्रफल एंड ट्रायंगल एबीसी के क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा, अनुपात का। देखो फिर से यहाँ पर हमें त्रिभुज ओडीई एंड त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का यानी एरिया का, क्षेत्रफल के यानी एरिया का रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। 1:3, 1:4, 1:6 and 1:12। मतलब देखो यहाँ पर ये भी बात आपको याद करके रखनी। देखो यहाँ पर ओनली ट्रायंगल लिखा है, ओनली ट्रायंगल ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब क्षेत्रफल भी होता है, एरिया ही होता है। देखो ओनली ट्रायंगल दिया है तो इसका मतलब क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है, तो इसको डेल्टा भी बोलते हैं, ये ट्रायंगल को डेल्टा भी बोलते हैं। मतलब डेल्टा का मतलब यहाँ पर क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, मतलब यहाँ पर एरिया ओडीई रेशियो एरिया एबीसी क्या होगा वो निकालना है। तो आगे यहाँ पर सबसे सीधी सी बात है कि हमें ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल एबीसी, बड़ा सा ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, बड़ा सा त्रिभुज एबीसी, एबीसी। अब इसमें दो माध्यिका, देखो एक है सीडी एंड दूसरी है बी। देखो ये हो गई हमारे, ये हो गई हमारे सीडी, सीडी 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 माध्यिका, सीडी मीडियन, सीडी मीडियन, और दूसरी बीई, बीई ये हो गई हमारी माध्यिका बीई, मीडियन बीई, माध्यिका बीई, मीडियन बीई, माध्यिका बीई, मीडियन बीई। अब यहाँ पर ये एक दूसरे को ऊपर काटती है, मतलब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु, इसको यहाँ पर नाम ओ दिया है, ओ दिया है, ओ दिया है, कैपिटल ओ दिया है, बड़ा ओ दिया है, कैपिटल ए दिया है, बड़ा ओ दिया है। अब यहाँ पर ही यार आगे बोला देखो ट्रायंगल ओडीई, 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 मतलब यहाँ पर डी एंड ई को ज्वाइंट करना पड़ेगा, डी एंड ई को मिलाना पड़ेगा, डी और ई को मिलाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल ओडीई, ओडीई, त्रिभुज ओडीई, ट्रायंगल ओडीई बन जाएगा, ये त्रिभुज बन जाएगा छोटा सा, स्मॉल सा। और दूसरा ट्रायंगल एबीसी तो हमें पता है ये बड़ा ओरिजिनल है, मूलतः है, मूल ट्रायंगल है, मूल त्रिभुज है। देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल का हमें रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ट्रायंगल एबीसी में हमें दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। पहला ये डी ओडीई, ओडी, दूसरा ओबीसी, पहला ओडीई, दूसरा ओबीसी, पहला ओडीई, दूसरा ओबीसी, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये दोनों ट्रायंगल को समरूप प्रूव करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे, समरूप प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे, यानी सिमिलर दिखाएंगे, प्रूव करेंगे,
सिद्ध करेंगे। मतलब हम ये सिद्ध करेंगे कि ये दोनों त्रिभुज दिखने में एक जैसे है। ये दोनों त्रिभुज दिखने में एक जैसे हैं, पर इसका साइज अलग अलग। फिर से सिमिलर का समरूपता का मीनिंग ये होता है, देखो दोनों त्रिभुज दिखने में एक जैसा होगा, दिखने में एक जैसा होगा, पर साइज अलग अलग। देखो यहाँ पर ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें संगत कोण इक्वल होता है, संगत कोण इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, और भुजाओं का अनुपात समान होता है, साइड का रेशियो इक्वल होता है। जबकि देखो एक रूप त्रिभुज में, सर्वांशम त्रिभुज में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में तीनों संगत कोण भी बराबर होता है, तीनों के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है, साइड्स भी इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होता है, संगत भुजा भी बराबर होती है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बैठ गए, ये दोनों एक दूसरे के फोटोकॉपी होते हैं, फोटोकॉपी मतलब ये एक दूसरे में समा जाते हैं, लीन हो जाते हैं, एक दूसरे में समा जाते हैं, लीन हो जाए। मतलब ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। कौन से? सर्वांशम यानी कॉन्ग्रुएंट, सर्वांशम यानी कि कॉन्ग्रुएंट। जबकि समरूप में, सिमिलर में साइज अलग अलग होता है, दिखने में एक जैसा होता है और साइज अलग होता है। मतलब इसमें भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है और भुजा का रेशियो बराबर है। यहाँ पर साइज बराबर नहीं होती है, इसमें भुजा बराबर नहीं होती है। यहाँ पर देखो यहाँ पर संगत भुजाओं का रेशियो बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। देखो ये डिफरेंस होता है समरूप में और सर्वांशम में, समरूप में या सर्वांशम में ये डिफरेंस। तो यहाँ पर हम ये दोनों ट्रायंगल को समरूप प्रूव करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। कैसे? देखो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये सीडी माध्यिका है। मतलब ये सीडी ये AB को, इस भुजा को दो इक्वल टुकड़ा में बांटे, ये AB को इक्वली बाइसेक्ट करे, समद्विभाजित करे। जितना AD होगा उतना DD होगा, जितना AD होगा उतना DD होगा। मतलब कि ये जो D है वो D AB का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु। ये D AB का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट है। सिमिलर देखो ये AC का मध्य बिंदु। देखो यहाँ पर BE क्या है, BE इस AC पर, ये भुजा पर माध्यिका है और माध्यिका का भुजा को दो टुकड़ों में बांटना, इसलिए यहाँ पर AE बराबर AC, भाई AC का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। अब यहाँ पर देखो आपको कॉन्सेप्ट याद करके रखना। देखो यदि हम दो साइड्स के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, जोड़ करते हैं, देख ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होता है, समानांतर होता है। फिर से इन दो भुजाओं के मिड पॉइंट को हम मिलाते हैं, जोड़ करते हैं, मिलाते हैं, जोड़ करते हैं। देखो ये भुजा जोड़ की गई भुजा तीसरी भुजा यानी थर्ड साइड के, तीसरी भुजा थर्ड साइड के पैरेलल होगी, समानांतर। ये दोनों
समांतर है, पैरेलल है, मतलब बीई एंड बीसी एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं, कट करेगा नहीं, प्रतिच्छेद करेगा नहीं। मतलब यहाँ पर लंबवत दूरी इक्वल रहेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल रहेगा। तो ये बात हो गई। और दूसरी बात ये जो डीई है ये बीसी का आधा होता है। फिर से ये जो डीई है तो ये बीसी का आधा होता है, मतलब ज्वाइन की गई लाइन तीसरी भुजा की आधी होती है, हाफ होती है, शादी होती है। मतलब कि देखो, मतलब यदि ये बीसी 2 है तो ये डीई 1 होगा, बीसी 2 है तो डीई 1 होगा। मतलब इस देखो बीसी का देखो मतलब 2 का आधा है, डीई आधा होता है, उल्टा ये बीसी इसका डबल होगा। तो यानी यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 होगा। यदि ये 2 है तो ये 1 होगा, यदि ये 1 है तो ये 2 होगा। मतलब इन शॉर्ट ये लाइन इसका आधा, तो यहाँ पर हमें 2 दिया तो यहाँ पर 1 होगा। देखो ये रेशियो में समझना है, अनुपात में समझना है, छोटे से छोटे मान में समझना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू में समझना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू में समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ये सब समझ में ना है। देखो यहाँ पर दूसरा तरीके, देखो यहाँ पर ये जो डीई है वो बीसी का आधा होता है, ये डीई बीसी का आधा होता है। therefore ये डीई रेशियो बीसी बराबर 1/2 होगा। ये डीई रेशियो बीसी बराबर 1/2 होगा। देखो ये डीई 1 है तो बीसी 2 है, डीई 1 है तो बीसी 2 है। तो ये आपको याद करके रखना है। अब देखो दूसरी बात, देखो यहाँ पर मान लिया ये डी एंगल इसमें एक्स का है, एक्स देखो ये एंगल ए डी यानी ओ डी ई एक्स का है। इस ट्रायंगल में इस त्रिभुज देखो यहाँ पर ये दोनों लाइन समानांतर है, पर यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, समान होगा। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, मतलब ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण। सिमिलर देखो यहाँ पर यदि ये एंगल y है DEO y, देखो यहाँ पर ये दोनों लाइन समानांतर है और ये यहाँ पर तिर्यक है। देखो ये यहाँ पर तिर्यक रेखा थी, ये यहाँ पर तिर्यक रेखा थी, ट्रांसवर्सल लाइन थी, ये तिर्यक रेखा थी, ये ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ पर ये तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। देखो यहाँ पर ये y है तो ये भी y होगा। ये दोनों एकांतर कोण है, ऑल्टरनेट एंगल। ये y तो ये भी y, मतलब OBC भी y होगा, CBOY का ये y तो ये भी y का। और आगे देखो यदि ये वाला एंगल z है तो ये वाला एंगल भी z होगा। फिर से यदि इस त्रिभुज में ये एंगल z है तो इस सामने वाला भी z होगा। मतलब दो लाइन एक दूसरे को ऐसे काट रही है, काट कर देने सामने सामने वाला एंगल इक्वल होता है, सामने सामने ऑपोजिट एंगल इक्वल। इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण ये इक्वल होता है। ये z सामने z होगा, ये z है तो ये भी z होगा, दैट इज DOE z होती है, BOC भी z होगा। इन शॉर्ट यदि EDOX है तो यहाँ पर OCBX होगा। आगे यदि DEOY है तो यहाँ पर OBCY होगा। सिमिलरली DOEZ है तो यहाँ पर BOCZ होगा, Z होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल ODE एंड ट्रायंगल OB से समरूप हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर
संगत कोण इक्वल हो गया है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये O है तो इसमें भी O इक्वल है, इसमें भी O इक्वल है। यहाँ पर ये O एंगल Z है तो इसमें भी O एंगल Z है, दोनों में O समान है। दूसरी बात O के बाद D, तो D यहाँ पर देखो D हमने लिखा dx, तो यहाँ पर cx मतलब यहाँ पर c आएगा। आगे लास्ट में इसमें ey है, देखो यहाँ पर इसमें by है, मतलब संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। देखो यहाँ पर इसमें O और O बटे, इसमें O तो इसमें भी O बराबर है। आगे इसमें D और ये इसमें C बराबर है इक्वल। देखो x और लास्ट में इसमें E और इसमें ये B बराबर। देखो यहाँ पर इसमें देखो यहाँ पर देखो पहले से देखते हैं, देखो इसमें O कितना है Z है, तो आगे इसमें भी O Z है, खत्म। आगे दूसरा इसमें dx है, आगे इसमें xc है, d और c समान है। आगे लास्ट में e बचा है तो इसमें ey का है, इसमें by का है, तो ये e और b बराबर मतलब o के अनुरूप o, d के अनुरूप c और e के अनुरूप b है, संगत कोण बराबर है। यदि ऐसा हुआ है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, सिमिलर होगा। यदि ऐसा है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, सिमिलर होगा। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, सिमिलर है। किस संगतता के लिए? किस संगत? इस संगतता के लिए, इस संगतता के मतलब एक के O के संगत O है, D के संगत C है और E के संगत B है। O के संगत O है, D के संगत C है एंड E के संगत B। यहाँ पर संगतता बहुत इंपॉर्टेंस का है, संगतता का इंपॉर्टेंस बहुत है। क्यों? देखो हमने जब संगतता करेक्टली की हुई तभी यहाँ पर भुजाओं का रेशियो इक्वल आएगा। देखो यदि हमने ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल लिखा होगा, बराबर लिखा होगा, सही से लिखा, ये संगतता हमने सही लिखी होगी, करेक्ट लिखी होगी, तभी यहाँ पर भुजाओं का रेशियो करेक्ट आएगा, साइज का रेशियो करेक्ट आएगा, अदरवाइज रॉन्ग आएगा, गलत ही आएगा। इन शॉर्ट यहाँ पर संगत कोण बराबर है, इसलिए इस संगतता के लिए, इस संगतता के लिए, इस संगतता के लिए दोनों त्रिभुज समरूप है, सिमिलर है। ये 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 दोनों ट्रायंगल समरूप है, सिमिलर है। देखो ये सिमिलर का साइन है, समरूपता का साइन है। ये सिमिलर का साइन होता है, सिमिलर का साइन होता है। देखो किस संगतता? इस संगतता के मतलब जब भी हम भुजाओं का रेशियो लिखें तब ये संगतता के अनुसार लिखना होता है, संगतता को ध्यान में देना होता है। इन शॉर्ट ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों? देखो यहाँ पर यदि हम ये दो ट्रायंगल को हम समरूप बोलना चाहे, सिमिलर बोलना चाहे, तो हम कई तरीके से बोल सकते हैं, कई तरीके से। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ऐसे भी बोल सकते, देखो ये DOEN OBC समरूप होगा, आगे OAD और OBC समरूप है, ऐसे भी आगे EDON OBC समरूप होगा, ऐसे भी हम बोल सकते। आगे ODEN BOC समरूप होगा, ऐसे भी बोल सकते। आगे ODEN COB समरूप होगा, ऐसे भी बोल सकते। आगे ODEN OBC समरूप होगा, ऐसे
से भी बढ़े। मतलब हम ओनली समरूप बोलना चाहे तो हम कई तरीके से बोल सकते हैं, पर देखो जो हमें साइड्स का रेशियो लिखना होता है वो संगतता के आधार पर लिखना होता है। मतलब यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। हम देखो संगत कोण बराबर लिखना होता है, मतलब संगतता पर से आगे बढ़ना होता है। बाकी बोलना हो तो हम कई तरीके से बोल सकते हैं। से यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। किसके आधार पर? यहाँ पर ट्रिपल ए के नियम से, ट्रिपल ए के नियम से, यानी एंगल एंगल एंग से, एंगल 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 से, कोण 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 से, मतलब तीन एंगल बराबर है। देखो संगत तीन कोण बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग थ्री एंगल इक्वल है। तो ये ट्रिपल ए के नियम से हिसाब से ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? यहाँ पर भुजा तो इक्वल नहीं है, अनुरूप भुजा इक्वल तो नहीं है, पर यहाँ पर साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। मतलब यहाँ पर ये ओडी रेशियो ओसी बराबर ये बीई रेशियो सीबी बराबर ये ओई रेशियो ओबी होगा। किसका? यहाँ पर ओडी रेशियो ओसी बराबर डीई रेशियो सीबी बराबर ओई रेशियो ये ओबी होगा। इन शॉर्ट ये जो हमें रेशियो लिखना होता है ये संगतता पर से लिखना होता है, तो अभी करेक्ट आएगा। मेन बात ये कहनी थी, मेन बात ये कहनी थी। अब यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज हमने समरूप साबित कर दिया, प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया। अब हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है, तो हमने मतलब ये तो हमें जानकारी के लिए, देखो ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए डिटेल में हमने समझ लिया। अब हमें इससे तो कोई मतलब नहीं। मतलब देखो यहाँ पर हमने ये दोनों को सिमिलर प्रूव किया, ये दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूव किया। अब यहाँ पर क्या होगा? हमें रेशियो से, देखो हमें क्षेत्रफल से मतलब है, हमें क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है, हमें एरिया का रेशियो आउट करना है, हमें क्षेत्रफल से मतलब है। मतलब यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है, समरूप है, सिमिलर है, समरूप है। तो ध्यान क्या होगा? तो ध्यान क्या? तो ध्यान देखो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ओडीई का क्षेत्रफल रेशियो ट्रायंगल देखो यहाँ पर ओबीसी ओसीबी का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर ये ओडी स्क्वायर डिवाइड ओसी स्क्वायर बराबर इक्वल डीए स्क्वायर डिवाइड सीबी स्क्वायर इक्वल बराबर ये ओ ई स्क्वायर डिवाइड ये ओबी स्क्वायर होता है। इसे देखो हमें यहाँ पर क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर देखो ये ऊपर हो गया हमारा ट्रायंगल ओडीई का क्षेत्रफल और आगे ट्रायंगल ओसीबी ट्रायंगल ओसीबी का क्षेत्रफल। ये दोनों का रेशियो यानी अनुपात देखो संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के वर्ग के रेशियो के बराबर होता है। दैट इज ट्रायंगल ओडीई का क्षेत्रफल रेशियो ट्रायंगल ओसीबी का क्षेत्रफल इक्वल बराबर। देखो यहाँ पर ओडी का वर्ग बट्टा ओसी का वर्ग इक्वल बराबर डीई का वर्ग बट्टा सीबी का इक्वल बराबर ओई का वर्ग बट्टा ये ओबी का वर्ग। इसमें क्षेत्रफल में वर्ग लगता है, स्क्वायर लगता है। अब हमें यहाँ पर देखो डीई एंड बीसी की वैल्यू पता है। डीई एंड बी से
BC एंड CB की वैल्यू पता है, CB कहो चाहे BC कहो एक ही बात है, C से लेकर B तक की दूरी कहो चाहे B से लेकर C तक की दूरी कहो एक ही बात होता है, पहले B लिखो चाहे पहले C लिखो एक ही बात होती है। तो आगे यहाँ पर अब हमें इससे भी कोई मतलब नहीं, तो हमने सिर्फ जानकारी के लिए बता दिया, हमें ओनली इसका इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास ये बराबर ये, आगे यहाँ पर आगे इक्वल बराबर, देखो यहाँ पर D तो DE एक है, एक का वर्ग एक ही होता है बटा CB, तो CB यानी BC यहाँ पर 2 है, 2 का वर्ग 4 होता है। मतलब एक ट्रायंगल ODE का क्षेत्रफल रेशियो ट्रायंगल OCB, देखो ट्रायंगल OCB, देखो ट्रायंगल ODE एंड ट्रायंगल OCB, ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल का रेशियो क्षेत्र, देखो देखो फिर से एक बार देखो यहाँ पर ODE मतलब OD यानी ये त्रिभुज, आगे दूसरा त्रिभुज OCB मतलब ये त्रिभुज, तो दोनों का क्षेत्रफल का यानी एरिया का रेशियो यानी अनुपात बराबर इक्वल 1/4 होगा, 1/4 होगा। मतलब इसके क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल 1 होगा, इसका क्षेत्रफल 4 होगा। आगे इसका क्षेत्रफल 1 दूनी 2 होगा, इसका क्षेत्रफल 4 दूनी 8 होगा। डॉट डॉट समझ लेना, रेशियो 1/4 है, ये हमें निकालना था, आउट करना था। अब आगे देखो यहाँ पर, अब आगे देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब आगे देखो यहाँ पे इसको हमने लिख दिया, ये 1/4 है 1/4, 1/4 है 1/4 आया है। अब आगे देखो ये ट्रायंगल OCB का क्षेत्रफल डिवाइड ये ट्रायंगल ABC का अनुपात निकालेंगे। फिर से अब आगे हम ये त्रिभुज OCB, ये वाला त्रिभुज, आगे दूसरा ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का एरिया का हम रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। अब आगे हम नाउ हम ये ट्रायंगल OCB, देखो OCB देखो यहाँ पर OCB यानी ये त्रिभुज और आगे ABC मतलब ये बड़ा वाला, ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का यानी एरिया का रेशियो यानी अनुपात हम निकालेंगे। कैसे निकले, देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने पहले वीडियो, इसके पहले के वीडियो में जस्ट पहले देखो ये डिटेल में बताया था। क्या बताया, देखो ये बताया था कि देखो ये हमारा त्रिभुज हो गया, ये हमारा त्रिभुज हो गया, ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज हो गया, ट्रायंगल हो गया। अब इसमें हम तीनों के तीनों माध्यिकाएं ड्रॉ करते हैं, तीनों का तीनों मीडियन स्थित है। देखो ये पहली माध्यिका, ये दूसरा माध्यिका और ये तीसरा माध्यिका। तो अब क्या होगा, तो अब ये देखो यहाँ पर 6 इक्वल पार्ट होता है, 6 समान भाग होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6 इक्वल पार्ट होता है, 6 समान भाग होता है। मतलब इस 6 के 6 भाग का क्षेत्रफल समान होता है, ये 6 के 6 पार्ट का एरिया इक्वल होता है, एरिया इक्वल होता है। मतलब इसका एक है तो इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक होगा, इसका एक, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, सभी का समान होगा। यदि एक को हमने एक माना, दूसरे का भी एक एक होएगा, 1 1 होएगा। तो ये यहाँ पर
कॉन्सेप्ट लगाना है। मतलब देखो यहाँ पर देखो ये क्या है हमारा ओ है, मतलब ये ओ एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर ओ एक्चुअल में ये केंद्रक है, सेंट्रोइड है। ये जो ओ है तो ओ केंद्रक है, सेंट्रोइड क्यू वाई क्यू। देखो यहाँ पर ये दोनों माध्यिकाएं है, मीडियन है और माध्यिका के इंटरसेक्शन से तो ये गुरुत्व केंद्र बनता है, ग्रेविटी सेंटर बनता है, सेंट्रोइड बनता है, केंद्रक मतलब यहाँ पर ओ केंद्रक है। मतलब कि देखो यहाँ पर हम ऐसी तीसरी माध्यिका भी खींचते, ये ओ में से हम ऐसी तीसरी माध्यिका भी खींच सकते हैं, तीसरा मीडियन थर्ड मीडियन भी ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब देखो ध्यान से देखो यहाँ पर ये एक टुकड़ा है, ये दूसरा टुकड़ा, देखो ये एक टुकड़ा है, दूसरा टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है, ये दूसरा टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है, ये दूसरा टुकड़ा है। मतलब ये दोनों समान टुकड़ा है, ये दोनों इक्वल पार्ट है। मतलब यहाँ पर यदि ये एक है तो ये भी एक ही होगा। यदि इसका एरिया एक है, कौन किसका, देखो यहाँ पर नाम हम दे दें, यहाँ पर नाम हमने दिया सपोज जी। तो यदि ओबीजी का क्षेत्रफल एक है तो ये ओजीसी का क्षेत्रफल भी एक ही होगा। ये ओबीजी का यदि क्षेत्रफल एक है तो ये ओजीसी का क्षेत्रफल भी एक ही होगा, समान ही होगा, 1 होगा, समान होगा, 1 होगा। मतलब पूरा देखो ये दिस ओसीबी ट्रायंगल ओसी यानी पूरे का क्षेत्रफल एरिया 1 + 1 1 + 1 2 होगा, 2 होगा। तो ऊपर हमारा आ गया 3 से 2 2। हम रेशियो में बात करें, हमने छोटा मान लिया है, स्मॉलेस्ट वैल्यू लिया है, ये हम कर दे सही है। बट्टा में हमें ये पूरे ट्रायंगल का यानी एबीसी का हमें क्षेत्रफल लिखना है, छोटे से छोटे मान रेशियो में। देखो यहाँ पर ये 6 होगा, सीधी सी बात है, जाहिर सी बात। देखो ये 6 पार्ट है, ये पूरा त्रिभुज कवर होगा, यानी 1 + 1 + 1 6 होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 होगा, ये 6 टुकड़ा में 1 + 1 + 6 होगा। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज एबीसी का एरिया यानी क्षेत्रफल 6 होगा, 6 होगा, 6 होगा, 6 होगा, 6 होगा, 6 होगा। किसमें? छोटे से छोटे मान में यानी रेशियो में, छोटे से छोटे मान में यानी रेशियो में, अनुपात में यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू में। यदि ये 2 है ऊपर वाला, यदि 2 है नीचे वाला 6 होगा। ओसीबी यदि 2 है तो एबीसी 6 होगा। यदि ऊपर वाला ओसीबी 2 दूनी 4, नीचे वाला एबीसी 6 दूनी 12। मतलब हमने छोटे से छोटे मान में लिखा है, रेशियो में लिखा। अब आगे हम ये दोनों में ध्यान से देखते हैं, गौर से देखते हैं। यहाँ पर देखो ओसीबी कॉमन है, उभय से ओसीबी कॉमन है उभय से, जबकि इसमें 2 है, इसमें 4 है। देखो पीछे ये ओसीबी दोनों में कॉमन है और इसमें दिखा रहा है कि ओसीबी 4 है और इसमें तो दिखा रहा है कि ओसीबी 2 ही है। यहाँ पर बोल रहा है ओसीबी 4 है और यहाँ पर बोल रहा है ओसीबी 2 ही है। ये तो गलत हो गया, रंग गया। सेम ही होना चाहिए, इक्वल ही होना चाहिए। मतलब यहाँ पर हमें ये ओसीबी को सम करना पड़ेगा, इक्वल करना। ये ट्रायंगल ओसीबी को क्षेत्रफल के एरिया को हमें इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल ओसीबी के एरिया को, क्षेत्रफल को इक्वल करना पड़ेगा। कैसे होगा? हाउ दिस पॉसिबल? यहाँ पर 4 है तो इसको भी हम 4 बना सकते हैं। कैसे? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 2 को 2 से गुणा करके, मतलब 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 4 4 इक्वल हो जाए।
अब देखो यहाँ पर हमारा घर का राज तो नहीं है, हाउस का राज तो नहीं, मतलब हमने ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई किया, एगो में 2 से गुणा कर, नीचे में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। मतलब 2 को हमने फिर से कैंसिल किया तो वही का वही आ जाएगा, वही का वही आ जाएगा, मतलब नीचे में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ भी 4, सेम हो गया, सेम हो गया। अब हमें भी देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन देखो, ट्रायंगल ओडीई का क्षेत्र, देखो ट्रायंगल ओडीई का क्षेत्र देखो 1 है, 1 आगे देखो ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल, ट्रायंगल एबीसी का एरिया देखो ये 6 दूनी यहाँ पर 12 है, 12 है, मतलब रेशियो 1 और 12 का होगा, 1 and 12 का देखो का ये ट्रायंगल ओडीई का क्षेत्रफल रेशियो ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल का रेशियो अनुपात ये 1 and 12 का, 1 and 12 का, 1 and 12 का होगा, 1 and 12 का होगा, 1 and 12 का होगा, इसलिए ये डी विकल्प हमारा ये विकल्प है। अगला प्रश्न देखिए, त्रिभुज XYZ में इन ट्रायंगल XYZ जी केंद्र के सेंट्रोइड है, यदि XY बराबर 11 सेंटीमीटर, YZ बराबर 14 सेंटीमीटर एंड XZ बराबर 7 सेंटीमीटर है तो GM क्या होगा, 6 सेंटीमीटर 4, 2 and 3। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें ट्रायंगल XYZ लेना है, त्रिभुज XYZ लेना है, त्रिभुज XYZ ट्रायंगल XYZ लेना है। आगे इसमें जी केंद्रक है, जी सेंट्रोइड है, तो हमने मान लिया देखो जी यहाँ पर है, जी यानी सेंट्रोइड यानी केंद्रक मान लिया यहाँ पर है, हियर है। अब आगे बोला है यदि XY 11 है, देखो ये XY 11 सेंटीमीटर है। आगे दूसरा YZ, ये YZ 14 सेंटीमीटर है। आगे XZ, ये XZ 7 सेंटीमीटर है। तो आगे बोला है GM बताइए, देखो GM बताइए, मतलब यहाँ पर देखो हमें एक माध्यिका खींचनी पड़ेगी, एक मीडियन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये x वर्टेक्स है, यानी x से यहाँ पर हमें एक माध्यिका खींचना पड़ेगा, मीडियन ड्रॉ करना पड़ेगा, जो ये G में से गुजरेगा, G में से पास होगा, मतलब माध्यिका के इंटरसेक्शन से G बनता है, केंद्रक बनता है। हमने एक ही माध्यिका ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, दूसरी की जरूरत नहीं है। तो आगे यहाँ पर नाम देखो, यहाँ पर नाम M दिया है, M दिया है, एक्सियम माध्यिका हमने ड्रॉ की है, एक्सियम मीडियन हमने ड्रॉ किया। देखो यहाँ पर हमें GM निकालना है, ये GM की लाइन आउट करनी है, ये GM का लंबाई निकालना है। कैसे निकलेगा, हाउ टू बढ़ेगा, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर। पहली बात ये एक्सियम क्या है, माध्यिका है, वो ये माध्यिका YZ पर है, इसलिए ये माध्यिका ये YZ को इक्वली बाइसेक्ट करेगी, समद्विभाजित करेगी, मतलब 2 टुकड़ों में बांटेगी, मतलब YM 7 होगा एंड MZ भी 7 ही होगा, ये YM भी 7 होगा एंड MZ भी 7 होगा, 7 + 7 14 होगा, 7 + 7 14 होगा, 14 का यहाँ पर आधा आधा बढ़ जाएगा, हाफ में डिवाइड होगा। अरे यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यदि हमें GM पता करना तो उसके लिए यहाँ पर हमें XM को पता करना पड़ेगा। फिर से यदि हमें GM निकालना हो तो उसके लिए हमें ये XM निकालना पड़ेगा, ये माध्यिका की लेंथ निकालनी पड़ेगी, ये मीडियन का लेंथ आउट करना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट दिस, देखो यहाँ पर
लगता है अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस प्रमेय, अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस प्रमेय। मतलब यहाँ पर अपोलोनियस प्रमेय यानी अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम ये बोलता है कि ये कहता है कि ये से करता है यहाँ पर हियर ये जो एक्स वाई का वर्ग है प्लस ये एक्स जेड का वर्ग है बराबर इक्वल 2 टाइम्स 2 बार ये एक्स एम का वर्ग प्लस ये वाई एम का वर्ग होता है। फिर से अपोलोनियस जी ये बोलते हैं, देखो ऐसा डायग्राम है, ये एक्स वाई का वर्ग प्लस ये एक्स जेड का वर्ग बराबर इक्वल 2 टाइम्स ये एक्स एम का वर्ग प्लस माध्यिका का वर्ग प्लस ये वाई एम का वर्ग बराबर होता है, इक्वल होता है। डिटेल में मतलब जिन दो भुजाओं पर माध्यिका नहीं है, जिन दो भुजाओं पर माध्यिका नहीं है, जिन दो भुजाओं पर मीडियन नहीं है, उसका वर्ग करना है और जोड़ना है, स्क्वायर करना है और जोड़ना है। तो ये किसके बराबर होता है? देखो इसके बराबर होता है, इसके इक्वल होता है। किसके इक्वल? देखो यहाँ पर ये माध्यिका का वर्ग करना है। दूसरा देखो यहाँ पर y और mz इक्वल है, मतलब यहाँ पर आप yn भी लिख सकते हो, mz भी लिख सकते हो, एक ही बात होगा। ये टुकड़ा भी यहाँ लिख सकते हो, ये टुकड़ा भी यहाँ लिख सकते हो, ये yn भी यहाँ पर आप लिख सकते हो, या फिर आप mz भी, एक ही बात होता है, ये आप चेंज कर सकते हो। मतलब ये माध्यिका के वर्ग आगे ये एक टुकड़े के वर्ग के एडिशन या इनके योग के 2 गुणे के बराबर होता है, 2 टाइम्स के इक्वल बराबर होता है। फिर से ये जो है ये माध्यिका के वर्ग प्लस दूसरा एक टुकड़ा, देखो एक टुकड़ा मतलब जिस पर माध्यिका है, जिस भुजा पर माध्यिका है, जिस साइड पर मीडियन है, उसके एक टुकड़े के वर्ग के योग के 2 टाइम्स के बराबर है, 2 बार के बराबर होता है, 2 गुणा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पर आपको याद करके रखना है, इसको अपोलोनियस थ्योरम बोलते हैं, अपोलोनियस प्रमेय बोलते हैं, कॉल्ड अपोलोनियस थ्योरम। तो आइए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और जिससे ये एक्सएम निकल जाएगा, माध्यिका की लेंथ निकल यानी ये जीएम भी निकल जाएगा। तो इसको हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। ताकि समझ लीजिए यहाँ पर इसलिए अगर देखो यहाँ पर x है तो xy यहाँ पर 11 है और 11 का वर्ग 121 होता है, 1 to 1 होता है प्लस xz 7 का वर्ग 49 49 इक्वल बराबर 2 का 2 2 का 2। आगे हमें xm निकल, हमने यहाँ पर xm का वर्ग आज लिखेगा प्लस यहाँ पर yn कहो mz 7 है, 7 का वर्ग करना है, 7 का स्क्वायर मैंने 7 का वर्ग किसे यहाँ पर 89 आएगा, 49 ही आएगा। ये हमने सिर्फ वैल्यू रख दिया और वर्ग भी कर दिया। तो आगे देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमें एडिशन करना है। देखो यहाँ पर 9 और 1 10 होगा, 0 नीचे में आएगा, 1 ऊपर, तो आगे 12 और 4 16 और 17 होगा, 170 आएगा, 170 आएगा, 170 आएगा, 70 आएगा। इस देखो 9 और 1 10 होगा, 1 ऊपर 0 नीचे, 12 और 4 16 और 1 17 ही आएगा, एडिशन 170 आएगा। और देखो ये दो इधर बट्टे में आएगा और इक्वल बराबर है xm का वर्ग प्लस 49 होगा। देखो ये xm का स्क्वायर प्लस 49 बराबर 170 डिवाइड तो देखो यहाँ पर 170 का आधा 85 होता है, 85 से 8
मतलब 80, तो 80 का दुगना 160 होता है, 8 दूनी 16 में 160 होता है, और 5 का डबल 10 होता है, मतलब 60 का 70 हो जाएगा, यानी 170 का आधा 85 का 85 होता है। ये हमें याद ही था। आगे बराबर इक्वल बराबर, देखो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर देखो ये 49 इधर आएगा, इक्वल बराबर xm का वर्ग होगा। फिर से करें, ये प्लस 49 इधर आएगा तो माइनस 49 में चिन्ह बदलेगा, साइन बदल जाएगा, और इक्वल xm का वर्ग होगा। आगे यहाँ पर देखो से लो, 15 में से 9 गया 6, आगे 7 में से 4 गया 3, ये सब्ट्रैक्शन 36 आएगा, 36 आएगा, इक्वल बराबर xm का वर्ग। ध्यान, ये xm बराबर वर्गमूल 36 होगा, मतलब इधर स्क्वायर हटता तो इधर वर्गमूल लगेगा, इधर स्क्वायर हटा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, रूट लगेगा। एक स्टेप हमने कट कर दिया। आगे था 36 का वर्गमूल 6, सेक का वर्ग 36, उल्टा 36 का वर्गमूल 6 होगा, तो इक्वल बराबर xm होगा। यूनिट क्या लगेगा, सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर लगेगा, मतलब xm यानी mx, x से लेकर m तक की दूरी, यानी m से लेकर x तक की दूरी 6 सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। तो ये माध्यिका की लंबाई, मीडियम का लेंथ 6 सेंटीमीटर है, हमें जीएम निकालना है। कैसे निकलेगा, हाउ टू दिस, यहाँ पर देखो हमें पता है कि जो केंद्रक होता है, सेंट्रॉइड होता है, वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है, 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में, मतलब x से लेकर g तक की यदि दूरी 2 है तो g से लेकर m तक की दूरी 1 होगी। यदि x से लेकर g तक की दूरी 2 है, g से लेकर m तक की दूरी डिस्टेंस 1 होगा। मतलब 2 + 1 3 है, मतलब 3 यूनिट बराबर यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर है। फिर से 2 + 1 बराबर 3 यूनिट, मतलब xm पूरा आ गया, ये माध्यिका पूरा गया, पूरे के बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी हमने यहाँ पर कंपेयर किया, तुलना करते हैं। देखो यहाँ पर 1 यूनिट बराबर ये 6 डिवाइड 3 सेंटीमीटर होगा। if 3 equal 6 then 1 equal 6 divide 3 सेंटीमीटर। आगे therefore हम 3 2 नीचे हो गया, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हमें मिलेगा, यानी that is 1 यूनिट बराबर 2 सेंटीमीटर होगा। दिस इज 1 यूनिट बराबर 2 सेंटीमीटर होगा। दिस इज 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर होगा। जीएम बराबर 2 सेंटीमीटर होगा, जीएम बराबर 2 सेंटीमीटर होगा। देखो यहाँ पर देखो सिर्फ जीएम बराबर 2 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ये विकल्प से हमारा सही विकल्प है। अब यदि यहाँ पर पूछा होता है, जरा बताइए xg क्या होता है, xg यहाँ पर 2 यूनिट है, मतलब यहाँ 1 यूनिट बराबर 2 सेंटीमीटर, देन 2 यूनिट बराबर 2 गुना 2 सेंटीमीटर होगा। if 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 2 यूनिट इक्वल 2 गुना 2 सेंटीमीटर, 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर 2 दूनी 4 सेंटीमीटर होगा। मतलब means that 2 यूनिट बराबर 4 सेंटीमीटर होगा। xg यानी gx ये दूरी 4 सेंटीमीटर होगा, यानी ये पूछा आंसर 4 होगा, विकल्प भी हमारा सही विकल्प होता है।